Good morning class. Today we will start the topic effect of electric current. In last lecture we have read about electric circuit and some terms related to the chemical effect of electric currents. Now effect of electric current, heating effect, magnetic effect and chemical effect. हम लोग क्लास 7th में हीटिंग इफ़ेक्ट और मैग्नेटिक इफ़ेक्ट जो किसी भी इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने से जनरेट होता है वो हम पढ़ चुके हैं। आज इस क्लास में हम केमिकल इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। हीटिंग इफ़ेक्ट का मतलब ये होता है, मैं आपको रिकॉल करवा देती हूँ, जिसका मतलब ये है कि जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होती है तो उस कंडक्टर के द्वारा कुछ रेजिस्टेंस ऑफर किया जाता है या करंट को रोकने के लिए एक फोर्स लगाया जाता है, जिसके कारण उस इलेक्ट्रिक एनर्जी का लॉस हीट एनर्जी के फॉर्म में हो जाता है, जिसे हम हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हमने पढ़ा था कि जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होती है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है, जिसे हमने देखने के लिए मैग्नेटिक कंपास को उस कंडक्टर के पास ले गए थे और हमने देखा था कि जब उस वायर के अंदर करंट फ्लो हो रही थी तब मैग्नेटिक कंपास के कारण उस मैग्नेटिक कंपास में उस करंट फ्लो होने के कारण एक डिफ्लेक्शन आया, जिससे हमें ये पता चला कि जब किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्लो होती है तो उसके आसपास मैग्नेटिक लाइंस आ जाती है या मैग्नेटिक रेज आ जाती है, ठीक है, जिसे हम मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। नाउ ये दोनों आपने क्लास 7th में पढ़ लिए हैं। आज हम इस चैप्टर में केमिकल इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे। तो देखो, केमिकल इफ़ेक्ट का मतलब ये होता है कि जब कोई इलेक्ट्रिक करंट है वो किसी इलेक्ट्रोलाइट यानी कि कोई केमिकल है, कोई सॉल्यूशन है जिसके अंदर से वो फ्लो होती है, तो केमिकल रिएक्शन होने के कारण वो जो इलेक्ट्रोलाइट या सॉल्यूशन होता है वो अपने आयंस में ब्रेक हो जाता है। यानी किसी भी केमिकल की वो पावर जिसमें वो इलेक्ट्रिक करंट को पास कर सकता है खुद में से, वो ऐसा सॉल्यूशन या केमिकल इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। और इस तरह किसी केमिकल से इलेक्ट्रिक करंट का पास होना केमिकल इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। नाउ एक्टिविटी 4, टू स्टडी द केमिकल इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आप 2 कार्बन रॉड ले लीजिए, कॉपर वायर ले लीजिए, बैटरी ले लीजिए, बीकर लेना है, कॉमन सॉल्ट यानी कि घर में जो खाने का नमक आता है NaCl उसे ले लीजिए, ठीक है, और साथ में टैप वाटर और सैंड पेपर ले लीजिए। ठीक, अब आपको कुछ इस तरह का अरेंजमेंट करना है। उस ग्लास जार के अंदर 2 कार्बन रॉड को फिक्स करना है और कॉपर वायर की हेल्प से उसका बैटरी से कनेक्शन बनाना है। एक को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ना है और दूसरे को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ना है, ठीक है। अब बैटरी से कनेक्शन होने के बाद आप सॉल्यूशन फिल करेंगे इस बीकर के अंदर, ठीक है, और जो मेटल की जो कैप होती है वो कार्बन रॉड पर फिक्स कर देंगे बाहर की तरफ, जैसा कि आपको प्लस और माइनस टर्मिनल की तरफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर दोनों कार्बन रॉड इलेक्ट्रोड का काम करती है। जैसे ही आप बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो बैटरी की जो करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कहाँ आएगी, उस कार्बन रॉड पर जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई है, ठीक है, और वही करंट आपको कहाँ ट्रांसफ़र करती हुई दिखाई देगी, नेगेटिव टर्मिनल तक। तो जब इसी केमिकल या इसी इलेक्ट्रोलाइट में से करंट पॉजिटिव से नेगेटिव तक पहुंच चुकी है, या पॉजिटिव कार्बन रॉड को हम एनोड भी कहेंगे, एनोड से कैथोड की तरफ करंट पास हो चुकी है, वो चीज़ हमें कैसे दिखाई देगी, हम ये ऑब्ज़र्व करेंगे कि इलेक्ट्रोड के ऊपर बबल्स बन जाते हैं, जिसका मतलब है कोई केमिकल रिएक्शन ज़रूर हो रही है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के कारण, जिसे हम केमिकल इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। यानी कि यहाँ पर कौन सी रिएक्शन हो रही है, यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, जो आपने कॉमन सॉल्ट ले रखा है उसका नॉर्मल फार्मूला होता है NaCl। जब करंट पास करते हो तो वो NaCl वाटर में डिज़ोल्व होता है, मतलब आप खाली नमक नहीं भर रहे हो, नमक को पानी में घोल कर भरते हो, तो जो वाटर होता है वो भी अपने आयंस में ब्रेक हो जाता है और जो सॉल्ट होता है वो भी अपने आयंस में ब्रेक हो जाता है, और ब्रेक होने के कारण वाटर H और OH आयन में ब्रेक होता है, ठीक है।
वाटर के कितने आयंस बनते हैं, क्योंकि वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, जिसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होता है। तो उसमें से एक हाइड्रोजन अलग हो जाता है जिसे हम H+ आयन कहते हैं, जिसको हम पॉजिटिवली आयन भी कहते हैं, और दूसरा नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल जो रहता है उसकी तरफ ये पॉजिटिव H+ आयन जाता है, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि नॉर्मली पॉजिटिव आयन नेगेटिव को अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल होता है उसकी तरफ कौन चलता है, इसमें जो वाटर डिजोल्व है उसका H+ आयन, ठीक है। और इसी वाटर का OH- आयन, जिसको हम हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं, वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करता है। सो OH- आयन पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल की तरफ मूव करता है, क्योंकि माइनस प्लस की तरफ जाएगा और प्लस वाले आयन माइनस की तरफ जाएंगे, ठीक है। अब आप देखिए कि जो NaCl था, जो सॉल्ट था, वो भी अपने आयन्स में ब्रेक हो जाएगा, Na+ और Cl- में डिवाइड हो जाता है। और इस तरह जो Na+ था वो प्लस आयन होने के कारण वो इस OH यानी वाटर के OH- आयन के साथ रिएक्शन कर लेता है, ठीक है। तो सिर्फ जो Cl- आयन होगा, Na तो प्लस था तो वो वाटर के OH आयन से रिएक्शन करके NaOH बना देता है, लेकिन जो Cl- आयन था, ठीक है, नेगेटिव था ना, तो वो Cl यानी कि क्लोरीन आयन जो था वो किस तरफ जाएगा, वो एनोड की तरफ जाता है, और H+ आयन जो वाटर का था वो कैथोड की तरफ जाता है। कैथोड एनोड मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जब H+ आयन नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस बनकर उसके बबल बन जाते हैं। उसी तरह जब Cl- आयन एनोड पर जाएंगे तो वो क्लोरीन गैस बना लेंगे, और हाइड्रोजन आयन नेगेटिव टर्मिनल पर जाकर हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करते हैं। तो इस गैस के बबल्स हमें दिखाई देते हैं, जिससे हमें ये समझ आता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान वो केमिकल अपने आयंस में डिवाइड हो जाता है और इस तरह करंट को पास करवाता है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, जिसे हम कहते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब क्या क्या चेंजेस आपको नज़र आते हैं वो आप देखिए। बबल्स ऑफ गैस में बी फॉर्म्ड ऑन द इलेक्ट्रॉन। अभी जैसे मैंने आपको एक रिएक्शन समझाई उसमें नॉर्मली दिखाई दे रहा है कि बबल्स बन जाते हैं, ठीक है। और ये सिर्फ वाटर फील करेंगे आप, टैप वाटर, तो ये वाली एक्टिविटी गिवन है। और जो सॉल्ट वाली है उसमें मैंने आपको हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस के बबल्स बनाए। केवल वाटर की बात करते हैं तो हाइड्रोजन गैस के बबल बनते हैं कैथोड पर, और ऑक्सीजन पे माइनस होता है, इसलिए उस पर उसके जो आयंस होते हैं वो एनोड की तरफ जाते हैं। एनोड मतलब पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, ठीक है। तो इस तरह कोई भी सॉल्यूशन जब आप फील करते हो और वो आयंस में ब्रेक होकर एनोड और कैथोड पर जाएगा तो किसी गैस के फॉर्म में अगर रिलीज होता है तो उसके बबल बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये भी एक चेंज है जो आपको नज़र आता है केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट में। दूसरा है, हो सकता है कि कोई मेटल होती है वो मेटल मर्ज होना यानी कि जमना शुरू हो जाए एनोड या कैथोड पर, ठीक है। तीसरा है, चेंज ऑफ कलर में अकर्स इन द सॉल्यूशन, यानी कि हो सकता है कि बबल ना हो या कोई मेटल का डिपोजिशन ना होकर सिर्फ उसका कलर चेंज हो जाए, ठीक है। तो इस तरह के तीनों टाइप के चेंज आप देख सकते हो। अब हम इलेक्ट्रोलिसिस का यूज़ देखेंगे, ठीक है। ये जो प्रोसेस थी जिसमें आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में करंट फ्लो करवा के या तो बबल रिलीज करवाते हो या मेटल का डिपोजिशन करवा सकते हो या उसका कलर चेंज करवा सकते हो, यानी कोई भी केमिकल इक्वेशन परफॉर्म करवा सकते हो। इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। और इलेक्ट्रोलिसिस के क्या क्या यूज़ हैं, तो इसका काम है, मेटल जो होती है वो इनिशियली हमें इम्प्योर फॉर्म में मिलती है, ठीक है, यानी मेटल के ऑर्स होते हैं, ठीक। और वही ऑर्स से हमें मेटल को निकालना है, प्योर करना है, तो उस मेटल का सॉल्यूशन हम इस तरह से इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू अंदर इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में फील कर देते हैं, और वही मेटल फिर एनोड या कैथोड पर, मतलब कैथोड की तरफ, मेटल पर पॉजिटिव चार्ज होता है ना, तो वो कैथोड पर जमकर अलग हो जाती है। तो इस तरह किसी भी मेटल का उसकी इम्प्योरिटी के साथ जो सॉल्यूशन है उसको इधर फील कर दिया जाता है और सारी मेटल इधर जम जाती है, तो इसके कारण मेटल पूरी अलग हो जाती है अपनी इम्प्योरिटीज से।
ठीक है। एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम और पोटेशियम, इस तरह के मेटल का एक्सट्रैक्शन इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से किया जाता है। दूसरा है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, ये सबसे इम्पॉर्टेंट और वाइडली यूज्ड मेथड होती है प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, ठीक है। कई मेटल ऐसी होती है जैसे कॉपर, जिंक, टीन, सिल्वर, गोल्ड, निकल, ठीक है, इन सब में इम्प्योरिटीज़ होती है और इन सबको रिफाइन मतलब प्योर किया जाता है इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस बहुत आसान है। इसमें बस इसका जो भी मेटल है आपको प्योर करनी है, उसका सॉल्यूशन रहता है इम्प्योर फॉर्म में, उसको मेल्ट करके आप फील कर दो बीकर में और करंट फ्लो करवाना स्टार्ट कर दो। तो नॉर्मली क्या होगा कि रिएक्शन होगी और जो मेटल होगी वो डिपॉजिट हो जाती है कैथोड पर जाकर, ठीक है, और फिर आप उस कैथोड को अलग निकाल कर वहाँ से मेटल को अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो जितनी भी जमी हुई मेटल है कैथोड पर उसे सेपरेट करके आप प्योर फॉर्म ले सकते हैं। थर्ड है इलेक्ट्रोलिसिस इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब होता है कोई ऐसा आर्टिकल है जिस पर जनरली रस्टिंग की प्रोसेस है या फिर उसको सुंदर बनाने के लिए उसके ऊपर कोई दूसरी मेटल या शाइनिंग अच्छी शाइनिंग वाली मेटल की लेयर चढ़ानी होती है, ठीक है, तो उसे हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं, ठीक, जिसमें आप किसी एक मेटल की सरफेस पर किसी दूसरी मेटल की लेयर को चढ़ा रहे हो। उसके लिए पर्पस ये हो सकता है कि आप उसे रस्टिंग यानी जंग लगने से बचा सकते हो, या आप उसको सुंदर दिखाने के लिए और उस पर डिफरेंट ब्राइटनेस शो करने के लिए भी ऐसा कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आयरन आर्टिकल्स होते हैं, उस पर जंग जल्दी लग जाती है, लेकिन उन्हें बचाने के लिए हम उस पर क्रोमियम या जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं। तो लेयर हाथ से नहीं चढ़ाई जाती, वो लेयर इस इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी कि इस इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू चढ़ाई जाती है। इसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। प्लेटिंग का मतलब होता है कवर या प्लेट चढ़ाना किसी भी आर्टिकल पर, ठीक है। तो ये एक तरह से इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस ही है, लेकिन इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में आप एक्सट्रैक्शन और ये भी कर सकते हो, बट केवल लेयर चढ़ाने की बात की जाए किसी भी मेटल की किसी दूसरी मेटल पर तो वो कहलाती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। इसमें नॉर्मली हमें पता होता है कि जिस मेटल की लेयर चढ़ाना है तो मेटल का डिपोजिशन कैथोड पर होता है, नेगेटिव टर्मिनल पर। तो यहाँ पर जिस मेटल की लेयर चढ़ानी होती है उसको हम एनोड पर रख लेते हैं, उसकी एक प्लेट को, और जिस मेटल पे लेयर चढ़ाना होती है उसको हम कैथोड पर रख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट पर कॉपर की लेयर चढ़ा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उसके लिए कुछ अरेंजमेंट यहाँ पर गिवन है, वो देखिए। जिसकी लेयर चढ़ानी है यानी कि उसे हमने पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा है, ये कॉपर की स्ट्रिप, ठीक है, और ये आयरन स्ट्रिप है, इसके ऊपर हमें ये कॉपर को चढ़ाना है तो इसको नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। और जैसे इसमें करंट पास करते हैं तो जो कॉपर है वो यहाँ से रिलीज होता, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है। अब जब करंट फ्लो कराई जाती है तो ये जो सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, ये आयंस में ब्रेक होता है, कॉपर Cu++ में और सल्फेट यानी SO4 में डिवाइड होता है। तो Cu++ जो है वो किस तरफ भागता है, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, और जो SO4 के ऊपर माइनस है यानी नेगेटिव आयन है तो वो कहाँ भागेगा, ये पॉजिटिव की तरफ। और इसके Cu से वो SO4 रिएक्शन कर लेता है और CuSO4 अगेन सॉल्यूशन बनाता जाता है, तो ये Cu खत्म होता जाता है क्योंकि ये SO4 से रिएक्शन करता जा रहा है और इलेक्ट्रोलाइट बनता जा रहा है। जबकि इस सॉल्यूशन के अंदर का Cu है वो सारा के सारा कैथोड पर कलेक्ट होता जा रहा है। तो कैथोड पर ये अपने Cu की एक यूनिफॉर्म लेयर डिपॉजिट होती जा रही है, जिसके कारण हम कुछ टाइम के बाद देखते हैं कि इस आयरन की प्लेट पर पूरी यूनिफॉर्मली एक लेयर डिपॉजिट हो जाती है कॉपर की, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट वाटर डिसॉल्व हो जाता है तो ये कॉपर आयन बनाता है, कॉपर आयन इसका पॉजिटिवली चार्ज होता है और सल्फेट आयन इसका नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट जब भी हम पास करेंगे तो कॉपर के जो आयन्स होते हैं मतलब उसको हम कैटायन भी कहते हैं, पॉजिटिव आयन को हम कैटायन कहते हैं। तो वो जो पॉजिटिव आयन से वो कहाँ मूव करेंगे, कैथोड की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव कहाँ जाएगा, नेगेटिव की तरफ, और नेगेटिव कहाँ जाता है, पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। तो कॉपर के जो आयन्स होते हैं वो कहाँ जाएंगे, कैथोड की तरफ, और जो सल्फेट के आयन्स होते हैं वो एनोड की तरफ आते हैं। अब ये रिएक्शन कैथोड पर क्या होगा, जो कॉपर आयन्स वहाँ पर गए हैं, ठीक, वो अपने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं। जब करंट सप्लाई होता है तो करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेते हैं और कॉपर एटम में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब आयन
पहले आयन के फॉर्म में थे वो नॉर्मली कॉपर एटम के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए और वही कॉपर मेटल धीरे धीरे उसके आयरन स्ट्रिप पर डिपॉजिट हो जाती है, ठीक है। जबकि एनोड पर पॉजिटिव टर्मिनल पर क्या होता है, जो सल्फेट आयन उस एनोड पर गया है वो वो एनोड कॉपर का बना हुआ है, तो उस कॉपर से रिएक्शन कर लेता है और कॉपर सल्फेट बना लेता है। लेकिन वो सल्फेट आयन जब कॉपर से रिएक्शन करता है उससे पहले वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, वही इलेक्ट्रॉन चलकर यहाँ तक आते हैं और यहाँ का कॉपर आयन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर एटम में बदल जाता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन सल्फेट यहाँ पहुँचकर अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है और जो कॉपर होता है वो यहाँ पहुँचकर इस इलेक्ट्रॉन को गेन करता जाता है। तो इस तरह से यहाँ इसके ऊपर कॉपर सबमिट होता जाता है और एक प्रॉपर यूनिफॉर्म लेयर बन जाती है उस आयरन आर्टिकल पर, ठीक है। तो इस तरीके से, और ये जो सल्फेट था वो इस प्लेट वाले कॉपर से रिएक्शन करके वापस से वही सॉल्यूशन बनाता जाता है कॉपर सल्फेट का, ठीक है। तो ये एक तरह की केमिकल रिएक्शन हो गई है और उसके बाद एक लेयर बन चुकी है जिसे हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस कहते हैं। नाउ यूज़ ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, तो आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी आपने देखी होगी, है ना। तो वो काफ़ी नॉर्मली जो रियल मेटल वाली आती है वो थोड़ी एक्सपेंसिव होती हैं, ठीक है। तो हमें वैसा ही रियल मेटल का लुक देना है किसी आर्टिफिशियल ज्वेलरी पे, तो उसके ऊपर हम लेयर चढ़ा देते हैं। जैसे आपने कई बार गोल्ड और सिल्वर कलर के लेयर देखी होगी, ठीक है। तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी के ऊपर गोल्ड और सिल्वर की एक बहुत थीन लेयर चढ़ा दी जाती है, जिसके कारण वो ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं रहती और लुक भी गोल्ड सिल्वर की तरह रहता है, ठीक है। उसके अलावा कुछ ऑब्जेक्ट होती है, जैसे आयरन है, उसे रस्टिंग से बचाने के लिए उसके ऊपर क्रोमियम, निकल, जिंक, इस तरह की दूसरी मेटल की लेयर चढ़ा दी जाती है, क्योंकि दूसरी मेटल जो होती है वो काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस शो करती है रस्ट को लेकर। तो इसकी लेयर चढ़ाने से वो आयरन ऑब्जेक्ट डैमेज होने से बच जाती है। फॉर एग्जांपल आपके किचन यूटेंसिल से, टैप यानी कि नल आपके घरों में, गैस बर्नर से, बाइसिकल हैंडल बार से, व्हील रिम से, ठीक है। व्हीकल के ऊपर भी आपने देखा होगा वो आयरन के ऊपर एक सिल्वर लेयर चढ़ा दी जाती है क्रोमियम की, ठीक है, ताकि उनकी रस्टिंग ना हो। तो ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग के यूजेस थे। यहीं पर आपका चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू।